हेलो। हेलो। नमस्कार जी, मैं दिगंबर राजा भारती जी महाराज। और जैसे कि बात करते हैं क्लास से संबंधित, क्लास 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 चल रही है क्लास। ठीक है। तो कल तो हमने वो 20 बरस जो कुछ सूत्र पढ़े थे, सूत्र से संबंधित। तो आज आज बात करते हैं आगे के बारे में। इसको सुनिएगा, जो भी बच्चे सीख रहे थे ना क्लास में, इसको मैंने नोट्स तो भेज ही दिए हैं उनको। ये लिखवाने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है, ये सुनने वाली चीज़ें हैं, तो इसको विशेष करके सुनिएगा। गौरव जी, त्यागी जी, इसको सुनिएगा। इसमें क्या लिखा है, इसके नोट्स तो आपके पास हैं। क्या है, ये समझने वाली चीज़ें हैं। जन्म कुंडली का फलादेश। जन्म कुंडली में 12 भाव स्थान होते हैं, ठीक है। उनमें 12 राशि तथा 9 ग्रह बैठते हैं। ये बात पाठकों की समझ में अब भली भांति तक आ चुकी है। समझ में, ये समझ में आ गया। जन्म कुंडली के किस भाव में किस विषय का विचार किया जाता है, कौन सा ग्रह किस राशि अथवा किस भाव में बैठकर किस प्रकार फल देता है, इन सब पर बातों पर पिछले पृष्ठों में पर्याप्त प्रकाश डाला गया। ये सब बताया गया है कि किस राशि पे बैठा हुआ कौन सा ग्रह या किस घर पे बैठा हुआ कौन सा ग्रह क्या काम करता है, ये भी पढ़ा दिया गया अभी तक। फलादेश करते समय और भी विशेष अच्छी जानकारी मिलेगी हम लोगों को, धीरे धीरे समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। पर मोटा मोटे तौर पे तो बता दिया गया है कि कौन सा घर, अगर मैं पूछूं कि अष्टम भाव किसका है और वो खराब घर का होता है या अच्छा घर होता है, सबको पता है। नवा घर कौन सा होता है, कैसा होता है, ये भी बताया गया। ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ज्योतिष शास्त्र में अनभिज्ञ अथवा उसका सामान्य ज्ञान, मतलब जो ज्योतिष शास्त्र में अनभिज्ञ हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और जो सामान्य ज्ञान रखने वाले पाठकों को किसी भी जातक की जन्म कुंडली को देखकर उसके फलादेश के विषय में जानकारी प्रदान करना है। इस मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि इस किताब में यही बताया गया है कि व्यक्ति का जो जन्म कुंडली का जो फलादेश होता है, होरा संबंधित, मैंने कल इस बात को बताया था। ज्योतिष के 3 खंड होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। होरा जो होता है वो एक व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति की कुंडली का चार्ट का वो होता है, निर्णय लेना है ना, एक व्यक्ति के ऊपर होता है विशेष, मतलब खुद की मेरी कुंडली संबंधित। सिद्धांत जो होता है वो ज्योतिष के गणित को फलित करता है, जो हम पूरे ये आपका पंचांग वंचांग लिखते हैं ना, पंचांग से संबंधित गणित निकालते हैं सिद्धांत। संहिता जो होता है वो पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता करता है, ब्रह्मांड में ग्रह गोचर कैसा, उल्का पिंड कब पड़ेगा, वर्षा का प्रकोप क्या होगा, ये सारी चीज़ों से संबंधित। समझ रहे। तो इसमें जो बात रही कि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ज्योतिष शास्त्र से अनभिज्ञ का अर्थ होता है कि जो जानकार नहीं है तथा उसका सामान्य ज्ञान रखने वाले पाठकों को किसी भी जातक की जन्म कुंडली को देखकर उसके फलादेश के विषय में जानकारी प्रदान करना। अत प्रारंभिक विषयों का वर्णन करने के उपरांत अब अगले द्वितीय, जो ये मेन छोटी मोटी चीजें बेसिक की बताई गई हैं, सबको समझाया गया है। अगले प्रकरण में विभिन्न लग्नों के जन्म वाले व्यक्तियों की कुंडली स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का अलग अलग वर्णन किया जाएगा। इसमें अब ये बता रहे हैं कि अब आने वाली जो क्लासेस रहेंगी उसमें क्या है कि पहले मेष लग्न, तो मेष लग्न में प्रथम भाव में सूर्य, फिर द्वितीय भाव में सूर्य, फिर तृतीय भाव में चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश, एकादश, सारे द्वादश भाव में सूर्य को बिठा के उसका फलादेश किया जाएगा। उसके बाद चंद्रमा का फलादेश किया जाएगा मेष लग्न में, फिर चंद्रमा के बाद मंगल का, फिर लास्ट में राहु केतु का, बुध बृहस्पति सबका मेष लग्न में अलग अलग फलादेश किया जाएगा। फिर वृष लग्न, ये वो लग्न, मतलब सारे लग्न, वृष, मिथुन, कर्क, इस तरह से ये अब एक अलग वे में ज्योतिष को सीखने का तरीका है। ठीक है। तो वही चीज ये बता रहे हैं कि अगले प्रकरण में विभिन्न लग्न मतलब सारे लग्नों में जन्म वाले व्यक्तियों की कुंडली स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश को अलग अलग वर्णन किया जाएगा। पाठकों को चाहिए कि वह जिस जिस कुंडली का फलादेश जानना चाहें, ठीक है, उसके विभिन्न भावों में स्थित ग्रहों के फलादेश को अगले खंड में दिए गए निर्देशों के अनुसार विभिन्न उदाहरण कुंडलियों को देखकर मालूम कर ले। मान लो अब व्यक्ति है, कोई सीख रहा है, इन्होंने क्या बोला, तो सबसे पहले तो आदमी अपनी कुंडली खोलेगा या अपने किसी जानकार व्यक्ति की कुंडली खोलेगा, या जिससे वो बहुत ज़्यादा उसका अटैचमेंट होगा, जिसकी कुंडली पे वो विश्लेषण करता रहता है या देखता रहता है, सीखता रहता है, उसी की कुंडली खोलेगा। तो ये यही बोला जा रहा है कि आपको आने वाली इस किताब में, जैसे मान लो देखो यहाँ पे फलादेश लिखा हुआ है कि तुला लग्न में एकादश भाव में बुध का क्या फलादेश है। तो तुला लग्न में एकादश भाव में तो सारे ही लग्नों का बताया गया। तो तुला लग्न में क्या लिखा है, 11वें लाभ स्थान में अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित वेश बुध के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है। 12वें घर का मालिक है वेश,
तो ये बताया गया है। वह धर्म का पालन करता है तथा भाग्यवान भी होता है, परंतु बुध के वेश होने के कारण सभी क्षेत्रों में कुछ कठिनाइयों की, और बताया गया है कि जो व्यय और अष्टम भाव होता है, ये ग्रह कहीं पे भी बैठा हो ये थोड़ा सा खराब माना ही जाता है, कष्ट प्रॉब्लम देता ही है, ये बताया गया। तो वेश होने के कारण सभी क्षेत्रों में कुछ कठिनाइयां भी आती रहती है। यहाँ से बुध अपनी 7वें मित्र दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में पंचम भाव को देखता है। अत जातक को संतान पक्ष में सफलता मिलती है, विद्या बुद्धि की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा जातक अपनी बोलचाल और विद्या बुद्धि के बल पर विशेष उन्नति करता है। ये यहाँ पे मतलब सारे ग्रहों का सब चीजों का उदाहरण अलग अलग दे दिया गया। अब देखो क्या बोला गया, अधिकांश कुंडलियों में एक ही स्थान पर 2, 3, 4, 5 अथवा 6 ग्रह तक बैठे हुए देखने को मिलते हैं। ऐसी भी कुंडलियां मिल जाती है। इन्होंने तो अलग अलग सबका फलादेश दे दिया है कि कौन से ग्रह पे लग्न में कौन से ग्रह कहाँ बैठा हुआ, अलग अलग उसके बारे में बता दिया। समझ में आया? सारे ही लग्न में, हर लग्न में अलग अलग किसी भी घर में बैठा के, किसी भी ग्रह को बैठा के उसका एक फलादेश इन्होंने बता दिया है, उसका वर्णन कर दिया है कि क्या वहां पे काम करेगा, मित्र है और दृष्टि पड़ेगी, किसको लाभ देगा किसको नुकसान देगा, वो इन्होंने बता दिया। अब ये बोल रहे हैं कि जहां युति हो जाती है 2 ग्रहों की, 3 ग्रहों की, 4 ग्रहों की, 5 ग्रहों की या 6 ग्रहों की, तो उसका क्या फलादेश है वो भी आगे बाद में थोड़ा सा बताया गया है कि 2 ग्रहों का उसमें कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन ज्यादा भारी है, तो सबका मिश्रण करके जैसा जो फल बनेगा वही उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फल मतलब उसके ऊपर प्रभाव करेगा। और ये हमें ही पढ़ाई करनी है कि अब हमने यहाँ पे क्या किया, सूर्य का लाल रंग ले लिया भाई, हमने यहाँ सूर्य का लाल रंग ले लिया, पीला कलर ले लिया, हरा कलर ले लिया, बुध का, शुक्र का सफेद कलर ले लिया, चंद्रमा का क्रीम कलर ले लिया, शनि का काला। अब सबको मिला के कौन सा रंग बना, तो जो रंग बना वही तो फलादेश हुआ ना। तो ये धीरे धीरे हम जब एक अलग अलग विभिन्न ग्रहों को सीख लेंगे, सारे ग्रहों के बारे में कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ, क्या काम कर रहा है, मित्र की राशि पे, शत्रु की राशि पे, तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि जब 5-6 ग्रह एक साथ बैठ गए हैं तो कौन सा क्रूर ग्रह है, कौन मित्र की राशि पे है, कौन शत्रु की राशि पे, सबका क्या फल रहेगा। तो अधिकांश कुंडलियों में एक ही स्थान पर 2, 3, 4, 5 अथवा 6 ग्रह तक बैठे होने को देखने को मिलते हैं। उन ग्रहों की युक्ति कहा जाता है। ग्रहों की युति, एक साथ मिल जाना काफी सारे ग्रहों को। एक ही स्थान पर विभिन्न ग्रहों की युति होने पर उनके फलादेश में भी अंतर आ जाता है। विभिन्न ग्रहों की युति के फलादेश का वर्णन इस पुस्तक के 3रे प्रकरण में किया गया। 3रे प्रकरण में ही जन्मकालीन नक्षत्र द्वारा ग्रह दशा का ज्ञान, ये भी बताया गया कि कौन सा नक्षत्र जो होता है उसके ही हिसाब से ग्रह की दशा प्रारंभ होती है, नक्षत्र के हिसाब से। ये चीज भी बताई गई है लास्ट में। एक ही स्थान पर, ठीक है, वर्णन फलादेश में अंतर आया, विभिन्न ग्रहों की फलादेश। 3रे प्रकरण में जन्मकालीन नक्षत्र द्वारा ग्रह दशा का ज्ञान, विभिन्न ग्रहों की दशा का फल, विभिन्न ग्रहों की अलग अलग दशा का फल, विशिष्ट योग तथा जातक की आयु के संबंध में किस प्रकार विचार करना चाहिए, जातक की आयु कितनी होगी, क्या होगा, ये भी बताया गया। आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। अब इसमें क्या बोला गया, पुरुष स्त्री। देखो क्या किताब के कुछ छोटे से सूत्र हैं जो ज्योतिष सीख रहे हैं मेरे पास ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके लिए बता रहा हूँ ये सब। ये आज क्लास चल रही है। अब ये लिख के बताने वाली चीजें नहीं थी, नोट्स मैंने सबके पास भेज दिए, मेरे जो बेसिक के पेज हैं उसमें से पढ़ने की चीजें। सामान्यतः पुरुष अथवा स्त्री दोनों की कुंडलियों में स्थित ग्रह दोनों के ऊपर एक जैसा ही प्रभाव डालते हैं। पुरुष की कुंडली हो तो स्त्री के ऊपर सप्तम भाव माना जाएगा, स्त्री की कुंडली हो तो पुरुष के ऊपर। अब बहुत सारे 3-13 वाले चूतिया के पट्टे हैं, यहाँ पे चूतिया का पट्टा ही बोलूंगा उनको, ये बोलते हैं कि जी स्त्री को तो पितृ दोष नहीं लगता। तो ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है। किसी ने तुम्हें अगर गलत पट्टी पढ़ा दी है तो समझ रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ रही होगी वो बात। बाकी साफ साफ बता दूं, जो स्त्री है उसी के सामने उसी के कर्मों का फल उसका भी निर्माण होता है, जो पुरुष है उसके भी कर्मों का फल, और दोनों का सामान्य निर्माण होता है। सामान्य, दोनों को बराबर बराबर भोगना पड़ता है। कोई अगर खराब काम कर रहा है तो उसके कर्मों का फल वही पुरुष के लिए है, वही स्त्री के लिए। ठीक है, सामान्य बिल्कुल इसमें बता दिएगा। दोनों कुंडलियों में स्थित ग्रह दोनों के ऊपर एक जैसा ही प्रभाव डालते हैं। द्वितीय खंड में विभिन्न लग्न वाली कुंडलियों में विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों के जिस फलादेश का उल्लेख किया गया है उसे पुरुष तथा स्त्री, बालक, युवा अथवा वृद्ध सभी पर समान रूप से लागू होने वाला समझना चाहिए। यहाँ बहुत बढ़िया बात बोल दी है। पुरुष के लिए कोई विशेष फल नहीं है, स्त्री के लिए कोई विशेष फल नहीं है, वृद्ध के लिए कोई विशेष फल नहीं है। जिसकी भी कुंडली हो, ग्रह जहां बैठा है वहां वो अपना काम करेगा। समझ में आ गया? वहां रियायत नहीं है, ग्रहों के पास रियायत नहीं है। कैंसर छोटे से बच्चे के भी हो जाता है और बड़े बूढ़े को भी हो जाता है। समझ रहे हो? बड़ी बड़ी बीमारियां छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाती है, अकस्मात मृत्यु का योग होता है। कल मैंने एक कुंडली देखी है ऑस्ट्रेलिया के बच्चे की, किसी की।
राहु षष्ठ घर में 6 नंबर पे बैठा हुआ है, ठीक है, मिथुन संबंधित लग्न था ऐसे कुछ, तो 6 नंबर पे राहु बैठा हुआ है शत्रु की राशि में। नविता चौधरी जी, आज ये पढ़ने वाली क्लास है, पढ़ाने वाली, सिर्फ पढ़ने वाली, समझ रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ने वाली क्लास है, इसको लिए इसलिए समझा रहा हूँ, बड़ा सरल है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कल मैंने एक बच्चे की कुंडली देखी है और उसका चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है और चंद्रमा की दशा चल रही थी, अष्टमेश की दशा अष्टम में बैठा हुआ था। मैंने कहा आपको चोट वोट, इस बच्चे को इंसिडेंट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, तो मैंने साथ ही साथ उसको बताया कि हो सके तो राहु की दशा चल रही है उनकी, राहु की दशा चल रही है। मैंने साथ ही साथ बोला उनको, मैंने कहा इस बच्चे के, और सितंबर 2024 से लगा ही है या जून से लगा है, सितंबर या जून से चालू हुआ है राहु की दशा। तो मैंने बोला, मैंने कहा राहु अष्टमेश है और रोग के घर पे चंद्रमा है, चंद्रमा भी अशुभ है। मैंने कहा इस बच्चे के मरने के तुल्य के कष्ट हैं, और वो मैं किताब के नोट्स भी पढ़ाता रहता हूँ कि चंद्रमा केंद्र में बैठा हो, राहु अष्टम में बैठा हो तो बच्चा 10वें वर्ष से पहले आयु को मृत्यु को प्राप्त होता है, अगर भगवान शंकर जी भी रक्षा करने वाले हों, ऐसा लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ विभिन्न बड़े बड़े भारी भारी दोष होते हैं। वो मैंने उसके माता पिता को फोटो डाल दी, मैंने बता दिया इसको एक नीलम और एक पन्ने का लॉकेट पहना के रखना, और बच्चे के ऊपर विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। पानी में डूब के मरने से विशेष योग बना हुआ है, पानी में डूब के मरने का विशेष करके योग बना हुआ है, ये बात मैंने उनको बता दी वहाँ पे। और शारीरिक कष्ट, छत पे से गिर जाना, इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाना, इस टाइप का एक विशेष योग था, वो भी मैंने उनको वहाँ पे बता दिया। आज सुबह भी फोन आया था उनका, छोटा सी कोई जिज्ञासा रही कि महाराज जी आपने तो वाइफ को बताया था, मुझे भी एक बार बता दीजिए क्या क्या था। तो मैंने बता दिया 2 स्टोन पहना देना और 2-3 ग्रहों के, एक बार राहु के तो शनि के अगर जाप करा दो तो बहुत बेटर रहेगा, दब जाएगा, कभी कोई समस्या नहीं देगा, मतलब वो मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं दे पाएगा, ऐसा, ठीक है। विभिन्न ग्रहों का जिस फलादेश उल्लेख किया गया उसे पुरुष तथा स्त्री, बालक, युवा, वृद्ध सभी पर समान रूप से लागू होने वाला समझना चाहिए। द्वितीय खंड के फलादेश में जहां कहीं पुरुष शब्द आया हो, वहां पर यदि स्त्री की जन्म कुंडली का फलादेश मालूम किया जा रहा है तो स्त्री समझना चाहिए, और इसी प्रकार जहां पत्नी अथवा प्रेमी का शब्द आया हो वहां स्त्री का कुंडली का फलादेश ज्ञात करते समय पति अथवा प्रेमी समझना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है जो जिसका पार्टनर का घर होता है सामने वाला, तो पार्टनर पति है, अगर पति की कुंडली है तो जाहिर सी बात है पार्टनर उसकी पत्नी होगी। पंचमेश में जो अगर वहां पे पुरुष की कुंडली है तो स्त्री उसकी प्रेमिका होगी। तो यही चीज यहाँ बता रहे हैं कि पुरुष और स्त्री का मतलब आप समझ जाना कि अगर लग्नेश में पत्नी की कुंडली है तो सामने वाला जो सप्तमेश है वो पति का होगा, और लग्नेश अगर पुरुष का है तो सामने वाला जो पार्टनर है वो स्त्री का होगा। ये चीज बता सरल शब्दों में समझा रहे। कुछ विशेष स्थितियों में कुछ ग्रह पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों के ऊपर कुछ अन्य प्रकार का प्रभाव भी डालते हैं, कुछ विशेष स्थिति में, जिसमें कि चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, क्योंकि वो स्त्री ग्रह है तो उसका एक स्त्री ग्रह के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। अब राहु है, राहु नशा करा देता है, गलत चीजों में ले जाता है, नॉनवेज खिलवाने में। अब स्त्री तो नशा नहीं करेगी ना, वो तो सिगरेट नहीं फूकेगी ना, धुएं में ज्यादा कराता है राहु, तो वो तो नहीं फूकेगी ना। तो कुछ विशेष स्थिति परिस्थिति होती है, वहां पे वो दूसरा ग्रह गलत चीजों में पड़वा देता है, गलत चक्करों में पड़वा देता है। तो वो चीज भी यहाँ पे ये इन्होंने ये बोली कि कुछ विशेष स्थितियों में कुछ ग्रह पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों के ऊपर कुछ अन्य प्रकार का प्रभाव भी डालते हैं। उनके संबंध में आवश्यक जानकारी तथा स्त्रियों के सौभाग्य आदि के संबंध में विचार आदि विषयों का वर्णन इस पुस्तक के 3रे प्रकरण में किया गया। अतः किसी स्त्री की कुंडली का ठीक ठाक फलादेश ज्ञात करने के लिए द्वितीय प्रकरण में वर्णित फलादेश को देखने के उपरांत तृतीय प्रकरण में वर्णित फलादेश को भी समझना चाहिए। ये भी इन्होंने बता दिया कि पहले सीरियल वाइज सीखेंगे। तो जब हमने बेसिक नॉलेज ली है इतने दिन, उसमें पहला चरण हुआ है, अब दूसरा चरण आने में समय है, छोटी मोटी चीज़ें हैं अभी बाकी, ये वर्षेस फल तक है, मतलब 4-5 पेजों का और बेसिक चल रहा है। ये जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका 4-5 चीज़ों का बेसिक बाकी है, पेजों का बाकी है, छोटा छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ फूक रही तो फूकने दो, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, राहु का प्रभाव होता है तो वहां पे एक विशेष अलग अलग फलादेश होता है, वो बता दिया जाता है वहां पे। दैनिक ग्रह गोचर, अब ये क्या बताया गया, अपनी दैनिक आकाशीय गति के अनुसार विभिन्न ग्रह विभिन्न समयों पर विभिन्न राशियों में पहुंचते हैं। ये बताया गया यहाँ पे कि समझो इसको क्या बोल रहे हैं कि अपनी दैनिक आकाशीय गति के अनुसार, मतलब रोज ग्रह जो है थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, जैसे रोज हमारे बाल बढ़ रहे हैं, देखने को तो नहीं दिख रहे होंगे कि बाल हमारे रोज बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, दाढ़ी के भी बाल बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं ये चीज। तो इस तरह से दैनिक आकाशीय गति के अनुसार विभिन्न ग्रह विभिन्न समयों पर विभिन्न राशियों में पहुंचते हैं। कौन सा ग्रह किस राशि पर कितने समय तक रहता है, इसका उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। कौन ग्रह किस राशि पे कितने समय तक विद्यमान रहता है। शुक्र 2.25 महीने के आसपास 40-45 दिन के आसपास रहता है, 1.5 महीने के आसपास। मंगल 33-36 दिन के आसपास रहता है, बताया गया है। सूर्य एक महीने के आसपास रहता है, 32 दिन। बुध 30 दिन के आसपास रहता है। गुरु 1 वर्ष के आसपास रहता है, 1 वर्ष ही रहता है। 1.5 वर्ष राहु केतु, शनि जो है 2.5 वर्ष,
तो कौन सा ग्रह किस राशि पे कितने दिन बाद, इसका वर्णन पहले पढ़ा दिया चुका है। कौन सा ग्रह किस राशि पर, इसका उल्लेख पिछले प्रश्नों क्या है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर प्रत्येक ग्रह अपना 2 प्रकार के प्रभाव डालते हैं। हर ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर 2 प्रकार का है, शुभ भी और अशुभ भी है। ठीक है, एक स्थायी प्रभाव तो होता है। अच्छा देखो, इन्होंने क्या बहुत बढ़िया बात बोली है, इस बात को मैं बोलता हूँ। स्थायी प्रभाव जन्म कुंडली देती है, और एक होता है अस्थायी प्रभाव जो गोचर देता है, जो बीच में अभी इस समय प्रेजेंट में गोचर चल रहा होता है, उसके ऊपर बता रहे। एक स्थायी प्रभाव तो वह होता है जो जातक के जन्मकालीन ग्रहों के स्थिति के कारण उसके जीवन पर निरंतर पड़ता रहता है, जो कुंडली में ग्रह जहाँ स्थित है। ठीक है, और उसके बाद बोला दूसरा प्रभाव रहता है जो ग्रहों की दैनिक गति तथा विभिन्न राशियों के आवागमन के कारण निरंतर बदलता रहता है, जिसको कि हम गोचर की गति बोलते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्न में वृषभ राशि पर बैठा हुआ उच्च का होता है, तो वह उच्च का और शुभ फल देने वाला होगा। परंतु दैनिक ग्रह गोचर के किसी नीच राशि में चला गया तो वह जिस राशि या स्थान में उस समय बैठा हुआ है उसका कुछ ना कुछ बुरा फल भी उतने समय तक जातक के ऊपर अवश्य डालेगा, जब तक कि वह दैनिक ग्रह गोचर में उस स्थान अथवा राशि से ना हट जाए। अब बहुत बढ़िया बात इन्होंने क्या बता दी है कि मान लो किसी का बहुत अच्छा ग्रह गुरु बृहस्पति मान लिया बहुत बढ़िया है, तो बृहस्पति तो एक राशि पे बहुत अच्छा रहता है, बट जहां वो अच्छा काम करेगा दैनिक गोचर में, मान लो अभी वो उसके उच्च राशि में ना होकर नीच राशि में आके बैठ गया, तो फिर वो शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ भी तो देगा, क्योंकि जिस राशि में उच्च का बैठा जन्म कुंडली के आधार पे, तो उसने एक विद्या अच्छी देनी है, उसने पैसा भी अच्छा कमाना है, नाम एम फेम भी कमाना है, पर जो उसकी नीच की दृष्टि सामने वाले घर को देख रही है, वहां पे शारीरिक स्वास्थ्य में कष्ट भी तो देगा, तकलीफ भी तो देगा, मारक भी तो होगा थोड़ा सा। नीच का गुरु होना अहंकारी भी बनाएगा, थोड़ा पैसा भी व्यय खराब करा देगा इधर उधर, वो चीज भी ये बता रहे हैं कि दैनिक ग्रह गोचर, अगर आपका कोई शुभ ग्रह भी अशुभ राशि में बैठा है तो वो उतना ज्यादा अच्छा फल नहीं देके आपको थोड़ा सा नुकसान भी देगा। नुकसान नहीं देगा, मन को विचलित कर देगा, परेशान कर देगा, इरिटेट कर देगा, ये काम कर देगा। तो यही बता रहे हैं कि कई बार जो ग्रह आपका कुंडली में शुभ है, बट वो दैनिक कुंडली में, दैनिक कुंडली समझ रहे हो, दैनिक गोचर में कि आज के समय में गलत राशि पे बैठा हो, तो वो नेगेटिव प्रभाव भी करेगा, कुछ ना कुछ बुरा फल उतने समय के जातक के ऊपर अवश्य डालेगा, जब तक कि वह दैनिक ग्रह गोचर में उस स्थान अथवा राशि से हट ना जाए, मतलब अच्छी राशि पे ना चला जाए। दैनिक ग्रह गोचर के किस समय कौन सा ग्रह किस स्थान अथवा राशि में बैठा है, इसका ज्ञान पंचांग को देखकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आजकल कुंडली भी खोल लेते हैं आदमी, और जब जन्म कुंडली खोलते हैं तो उसके बगल में एक चार्ट बना होता है दैनिक कुंडली का, दैनिक मतलब प्रेजेंट की कुंडली का, कि आज के समय में आपका कौन सा ग्रह किस राशि पे बैठा हुआ क्या काम कर रहा है, गोचर कुंडली। अब मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली उसने दिखवा लिया, पर उसे बहुत ज्यादा समस्या, बहुत ही ज्यादा समस्या, कि आज उसका समय पूरा मानसिक डिप्रेशन टेंशन में, तो फिर उसकी गोचर कुंडली पे विश्लेषण किया जाता है कि गोचर कुंडली में आज शुक्र कहाँ बैठा, जो आपको सर्दी जुकाम एलर्जी दे रहा है, बीमारी दे रहा है बहुत ज्यादा, कि आपकी सर्दी ठीक ही नहीं होके दे रही है, तो फिर वो चीजें देखी जाती गोचर कुंडली। प्रत्येक पंचांग में एक एक सप्ताह के ग्रह गोचरों की कुंडलियां दी गई है। प्रत्येक पंचांग में, सच बात है, एक सप्ताह का चार्ट दिया बना हुआ होता है छोटा सा साइड में, और दूसरे सप्ताह का उसके बगल में 15 दिन के बारे में लिखा रहता है। कृष्ण पक्ष तो 15, एक इधर 7 दिन का दिया होता है, इधर 7 दिन का 8 दिन का दिया होता है। ठीक है, प्रत्येक पंचांग में एक एक सप्ताह के ग्रह गोचरों की कुंडलियां दी गई हैं। उन्हें देखकर यह बात सरलता से मालूम की जा सकती है कि किस समय कौन सा ग्रह किस भाव में और किस राशि पे बैठा हुआ है, चल रहा है। अन्य ग्रहों में भी कोई ग्रह ऐसा नहीं है, अन्य ग्रहों में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो दैनिक ग्रह गोचर के एक राशि पर 21 दिन से कम ठहरता हो। हाँ, इन्होंने ये बोला कि 21 दिन से कम रहने वाला कोई ग्रह नहीं है, सब 21 दिन से ज्यादा ही एक राशि पर रहते हैं। सिर्फ चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो 2-2.25 दिन पे प्रति 2.25 दिन पे राशि परिवर्तन करता रहता है, ये चीज बोल रहे हैं, 21 दिन से कम ठहरता हो। अकेला चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो हर 2.25 दिन के बाद अपनी राशि को बदल लेता है। चंद्रमा की स्थिति को दैनिक ग्रह गोचर में विशेष रूप से देख लेना चाहिए कि चंद्रमा कौन सी राशि में गया, उसके आधार पर कोई भी काम करना चाहिए। कौन सा ग्रह किस राशि पर कितने दिन ठहरता है, इसका उल्लेख आरंभ में किया जा चुका है, पीछे बता दिया गया। ऊपर यह बात बताई जा चुकी है कि दैनिक ग्रह गोचर में जो ग्रह जिस स्थान पर राशि में बैठा होता है दैनिक कुंडली में, कि आज अभी क्या चल रहा है हमारी कुंडली में, वह जातक के ऊपर अपना कुछ न कुछ अच्छा बुरा प्रभाव अवश्य डालता है। इसलिए जब तक जन्म कुंडली के साथ ही जातकों की दैनिक ग्रह गोचर की कुंडली का मिलान नहीं किया जाता, तब तक फलादेश ठीक नहीं बैठे। अब देखो, अब मैं तो दैनिक कुंडली नहीं देखता हूं कि आज कौन सा ग्रह कहां बैठा है, मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं दशा, जिसको कि विंशोत्तरी दशा बोलते हैं। विंशोत्तरी की अभी क्या ग्रह गोचर दशा चल रही है इस समय, राहु शनि, और राहु शनि इनकी कुंडली में कहां बैठा हुआ है, तो उसी से पकड़ में आ जाता है कि इस समय इनके ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है वो ग्रह, और वो शुभ है कि अशुभ है।
मैं देखता हूं। मैं ग्रह गोचर की कुंडली, गोचर कुंडली नहीं देखता। मैंने कभी किसी व्यक्ति की गोचर कुंडली नहीं देखी। मैं गोचर की दशा देख लेता हूँ, क्या टाइम चल रहा है, क्योंकि मेन जो समय है 80% जो उसके ऊपर फल है वो तो उसके ग्रह की दशा ही डिपेंड कर रही है कि उस व्यक्ति के इस समय जीवन में क्या चल रहा है। वो 80%, 10-20% तो ग्रह जो सारे इधर उधर बैठे हैं राशि परिवार। अब ऐसा है देखो, अब आदमी ऐसा तो नहीं है ना कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा होगा उसके खराब समय चल रहा है, और ऐसा भी नहीं कि वो चाय नहीं पी रहा होगा। अब दोनों परस्पर विपरीत के। तो जो अग्नि तत्व वाले घर पे बैठा हुआ है उसने तो चाय पिलवा दी, और जो जल तत्व वाले शुक्र के घर पे बैठा उसने कोल्ड ड्रिंक पिलवा दी। तो कहने का मतलब ये है, अब ऐसा भी देखो, कहने वाला इसे इस तरह से समझ लो कि घर में गया, सादा सीधा खाना मिल गया, और घर में जो, और उसने जब ऑफिस के कैंटीन में खाना मंगवाया तो बढ़िया बढ़िया खाना मंगवा के खाया। कहने का मतलब ये है, तो उसके घर में अच्छा खाना भी था और खराब खाना भी था, घर में दोनों ही भाग्य में लिखा हुआ था। घर में लौकी की सब्जी भी खाने को मिली और दोपहर में उसने पनीर भी पेल दिए इधर। तो ये दोनों को किस तरीके से मिल गया कि जो अच्छा ग्रह राहु स्वराशि पे बैठा हुआ है उसने तो उसे अच्छा भोजन करवा दिया, पर चंद्रमा जो बुध की राशि में बैठा है और बुध उसकी पत्नी के घर का और थोड़ा नेगेटिव ग्रह, तो घर में जाके उसे सीधा साधा खाना मिला और उसे जबरदस्ती वो खाना भी पड़ा। समझ रहे हो? तो शुभ ग्रह का शुभ फल भी बताया गया दैनिक गोचर के हिसाब से, और अशुभ फल भी बताया गया। बट दशा ये बताती है कि व्यक्ति का पूर्ण रूप से समय कैसा चल रहा है, ये बात बता दी। ऊपर ये बताया जा चुका है दैनिक ग्रह गोचर में जिस स्थान में राशि में बैठा हो वह जातक के ऊपर अपना कुछ ना कुछ अच्छा बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए जब जन्म कुंडली के जातकों की दैनिक ग्रह गोचर कुंडली का मिलान नहीं किया जाता तब तक फलादेश नहीं ठीक बैठता। ठीक है, दैनिक ग्रह गोचर की स्थिति को किसी ज्योतिष से पूछकर मालूम कर लेना चाहिए कि कौन सी राशि पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ, क्या प्रभाव कर रहा है और आपकी क्या समय चल रहा है। यह विषय इतना सरल है कि किसी भी ज्योतिष से बहुत थोड़े ही समय में ग्रहों की सामयिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की विधि आसानी से सीखी जा सकती है। मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। आप अगर घर में पंचांग खरीद के लाओ 50 रुपए का, 60 रुपए का, तो आप भी पता कर सकते हो कि कौन सी राशि पे ग्रह कितने दिन विद्यमान है और वो कब राशि परिवर्तन करने वाला है। जैसे कि अभी मलमास बोलते हैं, ये इसी महीने में दिसंबर में 14 तारीख से लग जाता है, जिसको कि तारा अस्त भी बोलते हैं। उसको मलमास हर वर्ष नहीं लगता, पर उसको शुक्र का तारा अस्त बोलते हैं, क्योंकि शुक्र इस समय में पश्चिम दिशा में आ जाता है। तो शुक्र जब इस समय में पश्चिम दिशा में आ जाता है तो उसको तारा अस्त बोला जाता है, जिसमें कि बहुत बढ़िया कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते मकर संक्रांति तक, 1 महीने के लिए। ठीक है, तो ऐसी ये जो दैनिक ग्रह गोचर की स्थिति होती है, ये हमें पंचांग 50 रुपए का खरीदने में उसमें समझ में पकड़ में आ जाता है कि राहु कितनी राशि तक कहाँ बैठा हुआ है, कितने दिन बैठेगा। ठीक है, चंद्रमा तो 2.25 दिन पे राशि परिवर्तन, ये सब पकड़ में आ जाता है। यही इतना सरल है कि किसी भी ज्योतिष से बहुत थोड़े ही समय में ग्रहों की सामयिक स्थिति कि वह कितने दिन किस राशि पर रहने वाला है के बारे में जानकारी प्राप्त करने की विधि आसानी से सीखी जा सकती है। उस विधि को सीख लेने के बाद फिर बार बार ज्योतिषी से ग्रहों की तात्कालिक स्थिति को पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। पंचांग देखकर उसे स्वयं ही जान लिया जाता है। मैंने पहले ही बोल दिया, पंचांग लेके आप खुद भी देख सकते हो कि कितने दिन में कौन सा राशि परिवर्तन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब एक बात मैं बता दूं, एक उदाहरण के तौर पर इसे समझा भी देते ना। देखो यहाँ पे जैसे ये पंचांग का वो चार्ट बना हुआ है, ये 7 दिन का चार्ट बना हुआ है। इन्होंने बोला कि किसी भी पंचांग में बोला है कि एक ही पक्ष चल रहा है। ये ऊपर में कौन सा पक्ष चल रहा है, ये 24 नवंबर से 8 दिसंबर तक का पक्ष है। इसको हेमंत ऋतु बोलते हैं, एक तरह से शरद ऋतु बोला जाता है। तो इसमें जो 24 नवंबर से था, ठीक है, 24 नवंबर से सूर्य जो है वृश्चिक राशि पे बैठा हुआ है और बुध शुक्र भी वृश्चिक राशि में बैठे हुए। सूर्य जो है यहाँ लग्न में बैठे हुए वृश्चिक राशि में शुक्र बुध के साथ। ठीक है, 24 नवंबर से। तो ये शुक्र और बुध राशि परिवर्तन उसके कुछ दिनों के बाद कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, यहाँ पे बताया गया ऊपर में, ज्येष्ठयाम बुध ज्येष्ठयाम शुक्र, ज्येष्ठा राशि में बुध और शुक्र हैं, और इसके कुछ ही समय के बाद इन्होंने राशि परिवर्तन कर दी, 9 नंबर पे चले गए। तो बुध पश्चिम में अस्त हो गया और शुक्र कब अस्त हुआ है, शुक्र 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 मूले धनुषी प्रदोषी, ये 5 तारीख को अस्त हो गया। अब देखो इस पंचांग में यहाँ पे शुक्र और बुध जो है सूर्य के साथ 8 नंबर पे बैठे हैं, और इधर अगर हम थोड़े से दिन बाद चले जाए तो 8 नंबर पे अकेला सूर्य बैठा हुआ है, अकेला सूर्य बैठा है। ये दोनों के दोनों ग्रह राशि परिवर्तन आगे बढ़ गए। कौन, शुक्र और बुध आगे बढ़ गए। तो ये पंचांग में यहाँ पे दे दिया गया है कि बुध ने राशि परिवर्तन कहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे बताया गया। देखो बुध ने राशि परिवर्तन यहाँ पे किया हुआ, यहाँ पे ये रहा कि बुध ने यहाँ पे राशि परिवर्तन करा 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10वें 11वें दिन बुध ने राशि परिवर्तन करा
और शुक्र ने 12वें 13वें दिन में राशि परिवर्तन किया। तो 7 दिन का जो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है उसमें सूर्य के साथ तीनों ग्रह बैठे हुए हैं 8 नंबर पे, और यहाँ 7 दिन बाद अगर हम देखें तो सूर्य 8 नंबर पे अकेला बैठा है, शुक्र और बुध 9 नंबर पे चले गए। तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला हुआ है कि किसी भी पंचांग में 7-7 दिन में पूरा ग्रहों का चार्ट बना दिया गया है कि कौन सी राशि पे कौन सा ग्रह विद्यमान है। ये मैं मेरे पढ़ने वाले विद्यार्थी वर्ग के लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे सीखने वाले उनके लिए। दैनिक ग्रह गोचर की स्थिति को किसी ज्योतिष से पूछकर मालूम कर लेना चाहिए, ये इन्होंने बता दिया गया। ठीक है, जन्म कुंडली की किस भाव तथा राशि में स्थित ग्रह का जो फल लेने के बाद ज्योतिषों से ग्रहों की तात्कालिक स्थिति पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। पंचांग देखकर उसे स्वयं ही जान लिया जाता है कि कौन सी राशि पे कौन सा ग्रह कितने दिन विद्यमान रहने वाला। हेलो हेलो, इसको क्या हो गया? हेलो हेलो, चलो ठीक है। तो जन्म कुंडली के किस भाव तथा राशि में स्थित जिस ग्रह का जो फल द्वितीय खंड के फलादेशों में बताया गया, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बताया गया दैनिक ग्रह गोचर कुंडली में विभिन्न भाव पर राशियों में स्थित विभिन्न ग्रहों का फलादेश भी ठीक वैसा ही होता है। अभी आगे पढ़ा देंगे, जैसे कि मैंने बता दिया कि कौन सी राशि पे सिंह लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा सूर्य कौन से घर पे बैठा हुआ क्या काम करेगा, ये सब बताया गया है। कि राहु गुरु जो है सिंह लग्न में द्वितीय घर में बैठा हुआ, दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को धन एवं कौटुंबिक सुख की प्राप्ति होगी, परंतु संतान पक्ष में कुछ कष्ट होगा। क्योंकि संतान पक्ष में कुछ कष्ट होगा क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे अष्टम भाव का भी मालिक है और पंचमेश का भी मालिक है, तो संतान पक्ष में कुछ कष्ट होता है। यहाँ से गुरु की 5वीं नीच दृष्टि, पंचम की नीच दृष्टि 10th भाव 10 नंबर पे पड़ रही है, रोग वाले घर को देखता है, तो शत्रु पक्ष से परेशानी ननिहाल से हानि का योग बनता है। ठीक है, 7वीं दृष्टि से स्वराशि अष्टम भाव को देखता है, आयु की वृद्धि एवं पुरातत्व का लाभ होता है, पैतृक संपत्ति, तथा 9वीं शत्रु दृष्टि 10th भाव को देखने के कारण पिता से मतभेद रहता है तथा राजकीय संपर्कों से असंतोष मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने सम्मान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करता रहता है। तो ये हर घर पे बैठा हुआ कौन सा ग्रह का क्या फलादेश है उसे हम अभी आगे वाले खंडों में पढ़ने वाले हैं। और उसे कैसे पढ़ने वाले, पहले मेष राशि में सूर्य का पहले वाले घर में, फिर दूसरे वाले घर में, तीसरे वाले घर में सूर्य का, फिर मेष ही लग्न में चंद्रमा का, फिर मेष ही लग्न में मंगल का, बुध का, बृहस्पति का मेष लग्न में, उसके बाद वृष लग्न में, फिर मिथुन लग्न में, सारे घरों का अलग अलग ग्रहों का अलग अलग फलादेश पढ़ने वाले आने वाले समय में। ये क्लास मैं कह रहा हूँ कि साल भर भी चल सकती है अगर हम थोड़ा थोड़ा सा, तो मैं मोटे मोटे तौर पे लॉजिक में हम मेरे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इसलिए मैंने उनसे 6 महीने का टाइम लिया है कि आपको अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है और ज्योतिष से संबंधित एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है, बेसिक नॉलेज लेनी है और भी बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाना है, उसके लिए समय लगता है। 2 दिन 4 दिन में ज्योतिष नहीं सीखा जाता, सबको पता है। अच्छा फलादेश करने के लिए आपको जानकार होना चाहिए, आपको ज्ञानवान होना चाहिए। लोग बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछ देते हैं जहाँ आप अटक जाओगे। मैं इस बात को बोलता हूँ कि जहाँ आप अटक जाओगे तो ऐसी स्थिति आपकी ना हो। ठीक है, अभी एक लड़का आया थोड़ी देर पहले यहाँ पे पागल बोल के चला गया मेरे को, तो पागल बोल दिया तो उसने अपने हिसाब से बोल दिया, पर आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बोल सके, समझ रहे ना? ठीक है ना? तो 50 लोगों में से अब देखो 150, 200, 500 लोगों ने वीडियो देखा अभी तक, जिसमें से एक व्यक्ति पागल बोल के चला गया, तो समझने वाली बात है कि पागल कौन है। समझने वाली बात है। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है ज्योतिष को पढ़ने में समय लगता है, टाइम लगता है। आप सोचो कि 2 दिन 3 दिन में मैं किसी को सेमिनार में सिखा रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों की बुद्धि में डिस्टर्ब, पैसा कमाने का बिजनेस है। 49 रुपये में ज्योतिष सिखा रहे हैं, 49 रुपये में, 99 रुपये में ज्योतिष सिखा रहे हैं। आप समझ रहे हो, पैसा कमाने का धंधा। मैं 3,333 रुपये की महीने की फीस ले रहा हूँ। वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे बच्चों के साथ टाइम देता हूँ, उनको सिखा रहा हूँ बढ़िया करके। उनके कोई भी कुंडली संबंधित विश्लेषण, कोई भी जानकारी, कोई भी नॉलेज, सबके प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा हूँ। सेमिनार की तरह नहीं कि मैंने जो बोल दिया वो उनके दिमाग में अब उन्होंने भर लिया, ऐसे नहीं। मैं उनको सब समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वीडियो कॉल पे समझा देता हूँ, वहाँ पे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ज्योतिष को सीखने में समय लगता है, टाइम देना पड़ता है। ठीक है ना? अब देखो, जन्म कुंडली के जिस भाव में राशि में इससे जिस ग्रह का जो फल, द्वितीय खंड में अभी हम आगे पढ़ने वाले, मैंने बताया कि सारे 12 लग्नों में मेष लग्न में सूर्य से लेकर चंद्रमा किस घर में बैठा हुआ, अष्टम भाव में शत्रु की राशि पे बैठा हुआ, चतुर्थ दृष्टि से मित्र के घर को देखेगा, या सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, या अष्टम दृष्टि से
समग्रह को देख के क्या फल देगा, वहां वो उसका समग्रह है तो वहां पे कोई ज्यादा नुकसान नहीं देगा। शत्रु घर को देखेगा तो इनकम में बाधा रहेगी, पैसा नहीं आता रहेगा, रुकावट रहेंगी, ये सब चीजें, ऋण होगा, कर्जा होगा, सब पढ़ेंगे अलग अलग विभिन्न क्षेत्र को करके सारे लग्नों में कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, वृश्चिक लग्न में शनि द्वितीय भाव में क्या काम करेगा, वृश्चिक लग्न में शनि तीसरे घर में क्या काम करेगा। तो हर लग्न में, धनु लग्न में शनि क्या काम करेगा, धनु लग्न में शनि के बारे में बताया। मकर लग्न में केतु छठे घर में, छठे रोग एवं शत्रु भवन में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में स्थित नीच के केतु के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष के कारण कठिनाइयों में फंसना पड़ता है, परंतु वह अपनी गुप्त युक्तियों के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करता है। झगड़े झंझट के मामलों में सफलता मिलती है। क्रूर ग्रह है ना, छठे घर पे शत्रुअंत आता, उसके ननिहाल पक्ष को हानि पहुंचते। कभी कभी घोर संकट उपस्थित होने पर भी वह अपने धैर्य के साथ साहस को नहीं छोड़ता और अपना काम बना लेता। तो हर घर पे बैठा हुआ यही बता रहे हैं कि जो दूसरा खंड अभी चालू होगा उसमें यही सब चीजें सिखाई जाएंगी। हर घर पे बैठा हुआ कौन सा ग्रह, उसमें समय लगेगा, धीरे धीरे चलती रहेंगी वो क्लासें। अब इन्होंने क्या बताया, उदाहरण कुंडली में देखना चाहिए कि जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों का फलादेश किस उदाहरण कुंडली में देखना चाहिए। इसकी स्पष्ट जानकारी प्रत्येक लग्न की उदाहरण कुंडलियों का फलादेश आरंभ करने से पूर्व ही यथास्थान दे दी गई है। पाठकों को चाहिए कि जन्म कुंडली की स्थित ग्रहों का फलादेश ज्ञात करते समय दैनिक ग्रह गोचर की स्थिति का फलादेश भी अवश्य मालूम कर ले कि आज कौन सी राशि पे बैठा। अगर वो किसी व्यक्ति का फलादेश कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा जानकारी लेने की जरूरत है कि आज वो ग्रह किस राशि पे बैठ के क्या काम कर रहा है। उन दोनों फलादेशों के समन्वय स्वरूप जो निष्कर्ष निकलता है उसी को यथार्थ फलादेश समझना चाहिए। ठीक है। सम्मिलित परिवार, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जन्म कुंडली द्वारा फलादेश ज्ञात करने के इच्छुक महानुभावों को एक बात और भी स्मरण रखनी चाहिए, वह यह कि एक ही परिवार में सम्मिलित रूप से रहने वाले सभी व्यक्तियों का भाग्य एक दूसरे के साथ बंधा हुआ रहता है। ये बिल्कुल बढ़िया बात है। मैं इस बात को बोलता हूं कि किसी के घर में कुंडली में कालसर्प दोष है तो वो कालसर्प दोष ज्यादातर लोगों के ही होता है। अब मान लो एक पिता के भाग्य बिल्कुल खराब है और बच्चे का भाग्य अच्छा है, तो जो पिता का भाग्य खराब है और पिता का समय खराब चल रहा है तो उसका प्रभाव बच्चे पे भी पड़ेगा, क्योंकि इनकम करने वाला तो पिता ही है। वो चीज यहाँ बताई जा रही है, वह यह है कि एक ही परिवार में सम्मिलित रूप में रहने वाले सभी व्यक्तियों का भाग्य एक दूसरे के साथ बंधा हुआ रहता है और सभी की जन्म कुंडली स्थित ग्रहों का थोड़ा बहुत प्रभाव संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है। अगर एक को पीड़ा है तो दूसरे को भी कष्ट झेलना पड़ता है, ये चीज बोला गया। उदाहरण के लिए पति के ऊपर पत्नी की जन्म कुंडली के ग्रहों को प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसी प्रकार पति की जन्म कुंडली स्थित ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होती है, पति पत्नी दोनों की, क्योंकि सप्तम भाव लेन देन है दोनों का। बालक जब तक अवयस्क होता है, अवयस्क 12 वर्ष का ना हो अथवा माता पिता के आश्रय में रहता है, तब तक उसकी जन्म कुंडली स्थित अच्छे बुरे ग्रहों का प्रभाव माता पिता तथा भाई बहनों के ऊपर भी पड़ता है। समझ रहे हो, जब तक बालक छोटा रहता है तो उसके नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव उसके माँ बाप को भी झेलना पड़ता है। बच्चा कहीं चोट लगवा के आ गया, टांग तुड़वा के आ गया, कष्ट, माँ बाप को पैसा भरना पड़ा, दवाई करवानी पड़ी, इलाज कराना पड़ा, उसकी देखभाल करनी पड़ी, समय देना पड़ा। समझ में आया, ये चीज बोला जा रहा है कि जब तक बच्चा अवयस्क है, 16, 17, 18 साल 19 तक पकड़ लो, अवयस्क कि उसकी आयु वयस्क नहीं हुई है, तब तक उसके खराब ग्रहों का फल और शुभ ग्रहों का फल, दोनों का ही, शुभ का और अशुभ का, उसके माँ बाप के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। मैं जब कुंडलियां देखता हूँ यहीं पे लाइव में, मैंने कई बार बोल दिया कि भैया तुम्हारे उसमें तो भाग्य में कोई ऐसा योग नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा घर बन जाए, नहीं गुरुदेव हमें घर लेना है। तो मैं बता देता हूँ तुम्हारा पंचमेश बहुत अच्छा है, गुरु वो चतुर्थ भाव में बैठा है, बच्चे के भाग्य से घर बन रहा है। मैं साफ बोल देता हूँ इस बात को क्लियर करके, मैंने कई बार बोला ऐसे चार्टों में। ठीक है, तो उसी जन्म कुंडली से अच्छे बुरे ग्रहों का प्रभाव माता पिता भाई बहनों के ऊपर भी पड़ता है। कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे अवयस्क बच्चे, इसी प्रकार घर की लड़की का जब तक विवाह नहीं हो जाता, किसी बच्चे का जब तक विवाह नहीं हो जाता, तब तक उसके ग्रहों के प्रभाव से भी माता पिता भाई बहनों के आदि प्रभावित होते हैं। जब तक बच्ची का शादी नहीं हो जाती तब तक उसी के घर की वो बच्ची है, तो उसके घर का प्रभाव, मतलब उस बच्ची के ग्रहों का प्रभाव माँ बाप के ऊपर, फैमिली के ऊपर भी पड़ता है। ये कहना चाह रहे हैं, माता पिता भाई बहन आदि पर प्रभाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रह स्वामी अपने सभी आश्रितों के ग्रहों से प्रभावित होता है। जो ग्रह का मालिक है उसको बच्चे की कुंडली भी डिस्टर्ब करेगी या सुख देगी, पत्नी की कुंडली भी डिस्टर्ब करेगी या सुख देगी, या दूसरे बच्चे की कुंडली भी, उसको जो ग्रह का स्वामी है, जो मुखिया है घर का, उसके ऊपर सबसे ज्यादा विशेष प्रभाव पड़ता है ग्रहों का। ग्रह स्वामी अपने सभी आश्रितों के ग्रहों से प्रभावित होता है और ग्रह स्वामी के ग्रहों के प्रभाव से आश्रित लोग भी थोड़े बहुत अवश्य प्रभावित होते हैं। ये भी बोला गया है इसमें कि भाई जो ग्रह स्वामी व्यक्ति है, अगर उसके ग्रहों अच्छे और खराब चल रहे हैं तो उससे पूरे घर फैमिली के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। मान लो किसी ग्रह स्वामी के व्यक्ति का बढ़िया योग बना हुआ है, बढ़िया योग में मैं बोल सकता हूँ
कि विदेश घूमने फिरने का, तो वो अपने बच्चों को भी विदेश का टूर करवाएगा। तो बच्चों का विदेश का टूर नहीं था, बच्चों का पढ़ने का टाइम है, मेहनत करने का टाइम है, कुछ सीखने का टाइम है, स्ट्रगल का टाइम है। पर विदेश घूमने का योग किससे बना? उसके पिताजी का योग बना हुआ था, जो वो अपने साथ लेके गए, सबको विदेश घुमा के लेके आ गए। ये चीज बताया गया। ग्रह स्वामी अपने सभी आश्रितों ग्रहों को प्रभावित होता है। ग्रह स्वामी के ग्रहों के प्रभाव से आश्रित लोग भी थोड़े बहुत अवश्य प्रभावित होता है। अच्छा होगा तो अच्छा प्रभाव देगा, और खराब होगा तो खराब। निकष्ट मित्रों की जन्म कुंडली के ग्रह भी जातक पर अपना थोड़ा बहुत प्रभाव डाला करते हैं। निकष्ट, जो जिनसे वो व्यक्ति जुड़ा रहता है, उनके ग्रहों का भी प्रभाव आ जाता है, क्योंकि हम उसी के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसी के साथ चाय पी रहे हैं टपरी पे, उसी का सिगरेट पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो जिन शत्रु, मान लो कोई हमारा मित्र है, किसके साथ हम उठ रहे, जिसके साथ भी हम उठ रहे बैठे, जिसको कि हम बोल सकते हैं संगत का असर। अब एक कुंडली आई थी मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले, वो लेडीज यहाँ पे आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। कह रही थी, महाराज जी मेरा बेटा जो है चाय पी रहा था, लड़का वहां पे एक जगह बैठ के, तो वो रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो पीछे से 3-4 लड़के आए, गाड़ी से उतरे और उन्होंने इनको मारना चालू कर दिया, इसका सर्वर फोड़ दिया। और इसके दोस्त से लड़ाई हुई थी, जो इसको भी पीट दिया, इसको भी मारा बहुत ज्यादा। यहीं पे वो लाइव में आई हुई थी अभी, लेडीज मेरी क्लाइंट है, मैं नाम नहीं ले रहा। वो बोलेंगे महाराज जी आप सबको शो कर देते हो, नाम नहीं लूंगा। तो उसके बच्चे को बहुत मारा था, बहुत ज्यादा। तो मैंने दशा देखी, मैंने आंटी जी इसकी तो ग्रह गुरु की पूजा पाठ कराई हुई है, ये है वो है, तो इसके तो ऐसा कोई योग नहीं था। मैंने ही कुंडली देखी, तो कह रही महाराज जी इसका एक दोस्त था बगल में, उसकी भी उस दिन मैंने कुंडली दिखाई। मैंने कहा उसके तो साले के राहु की दशा चल रही थी, उसके तो मृत्यु तुल्य कष्ट था। तो उस लड़के के मृत्यु तुल्य कष्ट था, उस राघव लड़के ने, कोई लड़का था, उसने उसको वहां से हटा के खुद अपने ऊपर वो चोटें ले ली। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि शत्रु, मतलब दूसरे के चक्कर में हम भी पिस जाते हैं, तो उसका भी नेगेटिव प्रभाव आ जाता है, ये भी होता है। और ये सब प्रारब्ध का लेन देन होता है कि हमने उसका लेके खाया हुआ है, उसकी वजह से हमें भी दुख झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। उसके बाद बोला गया, अस्तु किसी भी स्त्री एवं पुरुष की कुंडली को देखते समय उसके पति पत्नी पुत्र अथवा अविवाहिता पुत्री जिसकी अभी शादी नहीं है, जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के प्रभाव को देखना भी आवश्यक है। इसी प्रकार माता पिता भाई बहन आदि संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों एवं निकष्ट मित्रों की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर उन सबके ग्रहों एक दूसरे के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के समन्वय रूप को निष्कर्ष निकाला जाता है, वह पूर्ण रूप से अंतिम और यथार्थ होता है। मतलब देखो मैं बता दूं, जो ज्योतिष से कुंडली देखने का असली सिस्टम है, उसमें यह भी बोला गया कि जो पंच परिवार के सदस्य हैं वो किसी ज्योतिष के पास गए, बैठे वहां पे, उन्होंने सबकी कुंडली दिखाई, तो सबका लेन देन कुछ ना कुछ जरूर होता है, घर में बंधा होता है एक दूसरे का। असली पहले के समय में तो असली कुंडली दिखाने का यही नियम था कि पूरे परिवार की कुंडली गए और किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से वहां बैठ के और सबकी कुंडली का निष्कर्ष निकाला। किसी, और ये स्वाभाविक सी बात है, मैं आपको बता दूं, ऐसा बहुत कम कंडीशन में ही होता है कि घर में 5 मेंबर है या 4 मेंबर है, चारों की ही दशा खराब चल रही है, ऐसा बड़े कम स्थिति में होता है। और अगर चारों की ही दशा खराब चल रही होगी तो वो किसी ना किसी एक व्यक्ति को बहुत भारी कष्ट देता है, बहुत भारी मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, अगर सबकी ग्रह खराब दशा। और ऐसा पूरे ब्रह्मांड में मात्र 1% बोल सकते हैं लोगों के साथ होता है, 1% लोगों के साथ, कि घर में चारों ही व्यक्तियों की खराब दशा चल रही है। बच्चों की कुंडली में हमेशा अच्छी दशा चल रही होती है, तब माँ बाप को कष्ट मिल रहा होता है, तो बच्चों के भाग्य से वो व्यक्ति ठीक ठाक चल रहा है, जमीन पे पैर रख के चल रहा है, ये भी बता दूं, संभल के चल रहा है। और गलती से बच्चों की मारक कुंडली की दशा है, बच्चों की मारक कुंडली की दशा खराब है, वाइफ की भी मारक है, तो भाई साहब पति नहीं बच सकता, कितनी भी बढ़िया दशा चल रही है, उसे कष्ट मिलना स्वाभाविक है। ये भी मैं बता दूं, मैंने जो अपना एक अनुभव देखा हुआ। ठीक है, यही बताया कि इस पुस्तक की सहायता से किसी भी स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्धा मनुष्य की जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव की जानकारी बहुत थोड़े ही समय में अत्यंत सरलता पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। पाठकों को चाहिए कि वे इस पुस्तक से पूरा लाभ उठाते रहें और सही से उसे पढ़ें। ये भी बोला गया कि इस पुस्तक से आप पूरा लाभ उठा सकते हैं, बट इसको आप जब सही से पढ़ेंगे, समय देंगे इसके पीछे, तभी आपको इसकी सही से विशेष जानकारी हो। आप पढ़ो ही ना, आप ऊपर वो 3 दिन 10 दिन 20 दिन वाला सेमिनार ले लो, अभी जो चल रहा है यार, उन पंडित फलाना ढिकना, वो पति पत्नी एलेक्स गोंजा वाले, उन्होंने भी उन 85-99 रुपये में सेमिनार चालू किया। पैसा कमाने का धंधा है सिर्फ, समझ रहे। ज्योतिष सीखने के लिए समय देना पड़ता है। मैं कहता हूँ, मैं 2-2.5 साल बाद जाके फलादेश करने लगा था। 2 से 2.5 साल मैंने पढ़ाई करी, मेहनत करी बहुत ज़्यादा, उसके बाद मैं फलादेश पे उतर के आया बाजार में। अध कचड़ा होके जाऊँगा ना तो उल्टे हाथ का थप्पड़ खा के आ जाऊँगा, मतलब समझ रहे हो। अगर मैं अध कचड़ा ज्ञान लेके बाजार में उतरूंगा तो मेरे गाल पे कोई भी थप्पड़ मार के मुझे भगा देगा, 2 डायलॉग देके कि चल बे तुझे साले कुछ नहीं आता, भगा देगा।
इसलिए कहते हैं कि ज्योतिष जो है सही से सीखिए, उसकी नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप बाजार में उतरिए, तब आपका एक व्यक्तित्व बनेगा, अस्तित्व बनेगा। अस्तित्व मतलब समझ रहे हैं? बड़ का पेड़ होता है, बड़ का पेड़ तो जमीन से छू के निकला हुआ होता है बहुत ज़्यादा, उसकी जड़ें भी बहुत नीचे तक मजबूत होती है, उसको इतनी जल्दी पेड़ों को वायु हवा नहीं हिला पाती। वो पुराना हो गया, बड़गद का है, समय दिया है उसने वहाँ पे, जड़ पकड़ लिए नीचे। और वही कोई नया पेड़ होगा छोटा मोटा, तो पेड़ आएगा, हिला के चला जाएगा, गिरा के चला जाएगा, वायु जो आएगी गिरा के निकल के भाग जाएगी। ये चीज़ बोली गई है। गलत जन्म कुंडली को सुधारना, एक ये बहुत बढ़िया बात बताई गई यहाँ पे। किसी भी जन्म कुंडली का संपूर्ण फल उसकी शुद्ध लग्न के ऊपर आश्रित रहता है। यदि लग्न ठीक ना हो तो जन्म कुंडली का फल भी ठीक नहीं बैठता। ये बहुत बड़ी बात बोली गई है। अब इसको भी पढ़ लो, कल इसके बारे में समझाऊंगा, चार्ट बना के आज पढ़ा देता हूँ। किसी भी जन्म कुंडली का संपूर्ण फल उसकी शुद्ध लग्न के, कि जन्म समय, जन्म तारीख और सही जगह, मैं इसलिए बोलता हूँ, यहाँ साफ बोला गया है गलत जन्म कुंडली को सुधारना। किसी भी जन्म कुंडली का संपूर्ण फल उसकी शुद्ध लग्न के ऊपर आश्रित है। यदि लग्न ठीक ना हो तो जन्म कुंडली का फल भी ठीक नहीं बैठ सकता। इसलिए डेट टाइम बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखना। बालक के जन्म समय में कौन सी लग्न वर्तमान है, इसका ठीक ठीक ज्ञान उस समय क्या बजा है, इसकी सही जानकारी मिलने पर ही हो सकता है। कि उस समय क्या बजा है, साफ बोल रहे हैं किताब में कि कितना टाइम हो रखा है, यह पूर्ण जानकारी होने से ही आप लग्न चार्ट खोल के ही कोई विशेष जानकारी उसके बारे में ले सकते हैं कुंडली संबंधित। किसी भी जन्म कुंडली का निर्माण करने के लिए जिस स्थान पर बालक उत्पन्न हुआ है, जिस स्थान पर, बहुत सारे लोग डिटेल में डेट नहीं बताते हैं, टाइमिंग नहीं बताते हैं, मतलब कुछ भी अधूरी जानकारी देते हैं, फिर प्लेस नहीं बताते हैं। तो यहाँ साफ बोल दिया है किसी भी जन्म कुंडली का निर्माण करने के लिए जिस स्थान पर बालक उत्पन्न हुआ है वहाँ की घड़ी के स्टैंडर्ड टाइम, सब जगह का स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के आधार पर निकाला जाता है ये कंप्यूटर में। इसलिए जब मैं कुंडली लाइव देखने के लिए आता हूं तो मैं बहुत लोगों को डांट देता हूं, धमका देता हूं। क्यों धमका देता हूं? मैं डेट टाइम सही नहीं दोगे तो कुंडली कहाँ से सही खुलेगी, और कुंडली सही नहीं खुलेगी तो मेरा बताने का क्या मतलब होगा? मैं बेवकूफ़ हूँ जो फालतू में बकवास करूँगा, बोलूँगा, फलादेश भी करूँगा, पता लगा वो टाइम ही गलत दिया आगने ने मुझे। तो मैं इसलिए गुस्सा होकर कई बार डांट देता हूँ कि भैया डेट टाइम बिल्कुल सही देना चाहिए। साफ बोला गया बालक के जन्म समय में कौन सी लग्न वर्तमान है, इसका ठीक ठीक ज्ञान उस समय क्या बजा हुआ है, टाइमिंग कितना है, इसकी सही जानकारी मिलने पर ही हो सकती है। किसी भी जन्म कुंडली का निर्माण करने के लिए जिस स्थान पर बालक उत्पन्न हुआ वहां की घड़ी के स्टैंडर्ड टाइम पर विचार ना करके उस स्थान पर होने वाले सूर्य उदय के समय का विचार किया जाएगा कि वहां पे सूर्य उदय कितने बजे हुआ है। क्योंकि हर राज्य में सूर्य उदय 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का डिफरेंस रखता है हर राज्य में, और कुंडली कई बार अलग बदल जाती है। इसलिए अगर हम ठीक प्लेस कंप्यूटर में डालेंगे तो ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अपने आप ले लेगा। सूर्य उदय 6:13 से हुआ था, सूर्य उदय 6:17 पे हुआ था। अब देखो जहां उत्तराखंड है वहां सूर्य उदय 6:15 पे होता है ठंड में, और वही अगर हम दिल्ली चले जाते हैं तो 6:18-19 पे हो रहा है। तो दोनों में कुंडली चेंज हो जाती है, कई बार हो जाती है। इसलिए ये बोला गया है कि सही डेट टाइम प्लेस बिल्कुल सही मायने रखने से तभी चार्ट में सही। विभिन्न स्थानों पर सूर्य उदय का समय अलग अलग होता है, इन्होंने बोल दिया, जबकि घड़ियों का स्टैंडर्ड टाइम देश के सभी स्थानों पर एक सा रखा गया। पर सूर्य उदय का जो टाइमिंग है वो अलग होता है, वो पंचांग में दिन मान के हिसाब से बता दिया जाता है कि कितने बजे सूर्य उदय कौन से राज्य में हुआ है और किस समय वो सूर्य उदय का जो समय है वहां पे होगा और किस समय वो सूर्य उदय छोड़ देगा। ये देखो ये बताया गया, ये बताया रेलवे स्टैंडर्ड समय अनुसार भारतीय विविध समृद्धि नगरों के सूर्य उदय और अस्त का समय साफ बता दिया गया। विभिन्न राज्यों में कौन से राज्य में सूर्य उदय कितने बजे हो रहा है और 24 घंटे के अनुसार बताया। पंचांग में ये सब जानकारी दी गई होती है। रेलवे स्टैंडर्ड मतलब 24 घंटे। अब आप देखो किसी का अगर रात का जन्म है तो 1:13 ही लिखा जाता है, और दोपहर का जन्म है तो 13:13 ही लिखा जाता है। तो पंचांग जो चलता है वो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चलता है। रेलवे स्टैंडर्ड समय अनुसार भारतीय वर्ष विविध सुप्रसिद्ध नगरों के सूर्य उदय सूर्यास्त समय। अब देखो नीमच में सूर्य उदय 1 तारीख को जनवरी में, नीमच में 2022-23 का कब का है, 7:16 पे हुआ था सूर्योदय, और सूर्यास्त हुआ था 5:47 पे शाम को सूर्यास्त। अब इसी को हम ले लेते हैं यहाँ पे,
अप्रैल महीने में बेंगलोर में सूर्योदय, मार्च महीने में अप्रैल में 6:19 पे सूर्योदय हुआ था। और वहीं ये 6:29 पे सूर्यास्त हुआ था। तो यही चीजें बता रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न समयों में सूर्योदय और सूर्यास्त अलग अलग टाइम में होता है। उस हिसाब से व्यक्ति के सही जगह का, कहाँ पे उसका जन्म हुआ है, कौन से प्लेस में, जिले में हुआ है, वहां पे सूर्योदय क्या था, ये कंप्यूटर में ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर के आधार पे गणित किया जाता है, मतलब उसमें स्थिर किया जाता है। तो वो अगर हम डेट टाइम प्लेस डाल दें तो सही जानकारी निकल के आ जाती है। और मैं इस बात को भी बता दूं को जो हम हाथ से चार्ट बनाते हैं, हाथ से बहुत सारे पंडित लोग आज तक नहीं भी बोल के, तो मैं 500 ऐसी कुंडलियां ठीक करके बैठा हूं। 500 कुंडली मैंने ठीक करी हुई है, जो पंडितों ने बनाई हुई है हाथों से गलत उसको मैंने ठीक किया हुआ है। 500 से ज्यादा मैं ठीक करके बैठा हूं कंप्यूटर के आधार पर कि भैया इसने एक मंगल को पीछे बैठा दिया, इस दिन मंगल इस राशि पे बैठेगा, चंद्रमा इस दिन इस राशि पे नहीं अगली राशि पे चला गया, राहु इस दिन इस राशि पे नहीं इस राशि पे। वो दिन मान के हिसाब से और पंचांग के हिसाब से फलादेश करते हैं, उनका सारा फलादेश गलत हो जाता है। जो हाथ से कुंडलियां बनाने वाले हैं, मैंने देखा बहुत लोगों की कुंडली, मैंने 500 से ज्यादा कुंडली ठीक करी हुई है अभी तक, जिनकी कुंडलियां गलत थी, समय गलत था, आगे पीछे थोड़ा बहुत ग्रहों का, या मान लो कोई 1-2 ग्रह आगे पीछे भाग गए उनको ठीक किया हुआ। अब देखो यहाँ साफ बोल दिया गया है कि शुद्ध जन्म कुंडली किस प्रकार बनाई जाए, यह विषय कुंडली निर्माण तथा गणित से संबंधित है। अब देखो क्या लिखा, विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय जन्म कुंडली निर्माण कर दिया जाए तो उसकी लग्न प्राय गलत हो जाती है। अब इसमें क्या लिखा है कि टाइम देश के सभी स्थानों में एक सा रखा जाता है, अस्तु स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर ही जन्म कुंडली का निर्माण कर दिया जाए। इन्होंने बोला अगर स्टैंडर्ड टाइम जो पूरे सब जगह अगर एक ही टाइम हुआ था। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ, एक अंकित त्यागी जी हैं, वो क्या करते हैं, वो टाइम ले लेते हैं, डाल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछते, जिला नहीं पूछते। तो साफ बोला गया है यहाँ पे कि अस्तु यदि स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर आप जन्म कुंडली का निर्माण कर दिया जाए तो उसकी लग्न प्राय गलत हो जाती है, लग्न गलत हो जाती है, और लग्न गलत हो जाती है तो सारा फलादेश गलत हो जाता है। बहुत सारे ज्योतिष मूर्ख बनाते हैं आप लोगों को, और मैं बहुत बार दुनिया भर मैंने हर लाइव में इस बात में मैंने लोगों को गालियां सुनाई है, टाइट किया है। डेट टाइम जब सही नहीं दोगे टाइम तो घंटा कुंडली तुम्हारा लग्न ही गलत हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे ये बोल रहा है किताब में कि विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय का समय अलग अलग होता है, जबकि घड़ियों का स्टैंडर्ड टाइम देश के सभी स्थानों पर एक सा रखा जाता है। 12 सब जगह एक ही बसते हैं भारत में। अस्तु यदि स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर ही जन्म कुंडली का निर्माण कर दिया जाए तो उसकी लग्न प्राय गलत हो जाती है। साफ बोला कि लग्न गलत खुलेगा उस व्यक्ति का, और लग्न के गलत हो जाने पर जन्म कुंडली के सभी ग्रहों का फलादेश भी बदल जाता है। इसलिए सही फलादेश जानने के लिए जन्म कुंडली में लग्न का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध जन्म कुंडली को किस प्रकार बनाया जाए, यह विषय कुंडली निर्माण तथा गणित से संबंधित है। कि शुद्ध जन्म कुंडली किस प्रकार, जो महानुभाव इस विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें या तो किसी ज्योतिषी से सीखना चाहिए अथवा फिर हमारी लिखी बृहद ज्योतिर्विज्ञान शीर्षक पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। बृहद ज्योतिर्विज्ञान, इस किताब को भी बोल देते हैं, सब मंगवा लेंगे, इसमें सीखने का सरल तरीका बताया गया। यहाँ पर हम गलत लग्न वाली कुंडली को सुधारने की एक सरल विधि का वर्णन करते हैं। इस विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति सहज से ही अपनी कुंडली की लग्न को सुधार कर सकता है। लग्न को सुधारने की विधि इस प्रकार है, यहाँ विधि बताई गई है। जिस जातक की जन्म कुंडली पर विचार करना है उसमें स्थित ग्रहों के शुभाशुभ फल को इस पुस्तक में पढ़कर जान लीजिए कि कौन सा ग्रह शुभ होता है अशुभ होता है। अब जैसे देखो कैसे सही करी जाती है कुंडली। जैसे उस दिन मुझे एक व्यक्ति ने बोला, मैंने रात में 20 मिनट की वीडियो बनाई थी, मेरे से एक व्यक्ति ने बोला कि मेरा शुक्र बुध मुझे अच्छा फल दे रहा है, शुक्र बुध अच्छा फल दे रहा है। तो मैंने बोला, मैंने हो सकता है फिर इस व्यक्ति का शुक्र बुध जो है कर्क लग्न नहीं हो, कह रहा मेरा कर्क लग्न है, तो हो सकता है उसको गलत जानकारी हो गई हो। जिस जातक की जन्म कुंडली पर विचार करना है उसमें स्थित ग्रहों के शुभाशुभ फल को इस पुस्तक में पढ़कर जान लीजिए। फिर यह देखिए कि वह फलादेश उस जातक के जीवन पर ठीक ठीक घटित होता है या नहीं। यदि फलादेश ठीक ठीक घटित होता है तो यह समझ लेना चाहिए कि जन्म कुंडली लग्न ठीक है। उस स्थिति में जन्म कुंडली के ठीक होने के संबंध में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज जाननी पड़ेगी कि उसके भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, लग्न कैसा है, चेहरा कैसा है, चेहरे पे कौन सी बीमारी मारक बन रही है, समस्या कौन सी है, उसके लीवर की क्या समस्या है, या पेट संबंधित गैस बन रही है, पित्त प्रकृति है या अग्नि प्रकृति है या वायु प्रकृति है। ये सब जानने से पता लग जाता है कि आदमी का
कुंडली सही है कि गलत है। अगर किसी को होता है ना टाइम में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उन लोगों की कुंडली भी ठीक करने का विधान इसमें किताब में बताया गया, और मैं बहुत लोगों की कुंडली ठीक करता हूँ। परंतु यदि यह देखा जाए कि उस जन्म कुंडली में ग्रहों का फलादेश जातक के जीवन पर ठीक ठीक घटित नहीं होता, तो उस स्थिति में जन्म कुंडली की लग्न को अशुद्ध समझकर 2 कुंडलियां इस प्रकार की तैयार करनी चाहिए, जिसमें एक में लग्न आगे की और एक में लग्न पीछे की ओर हो। मान लो कर्क लग्न की कुंडली खुली है, तो उसमें आपको मिथुन लग्न भी देखना चाहिए और सिंह लग्न भी देखना चाहिए, दोनों का फलादेश करना चाहिए। जो चीज उस पर सही बैठे वही उस व्यक्ति का समय होगा। और मेरे से बहुत लोग ये काम करवाते हैं कि महाराज हमारे टाइम ठीक नहीं, आप देख दो, और मैं हाथ की फोटो मंगवाता हूँ, चेहरे की फोटो मंगवा के फिर ठीक कर देता हूँ। परसों ही मेरे से नेपाल में किसी महातो व्यक्ति ने दिखाई है, कल दिखाई है, कल महातो व्यक्ति ने, कल महातो व्यक्ति ने दिखाई, सत्येंद्र कुमार महातो ने परसों ही दिखाया। ये सब चीजें मैं ठीक कर देता हूं, मेरे को नॉलेज है, ठीक है। अभी इन्होंने यहां बोल दिया है, परंतु यदि ये देखा जाए कि उस जन्म कुंडली में ग्रहों का फलादेश जातक के जीवन पर ठीक ठीक घटित नहीं होता, तो उस स्थिति में जन्म कुंडली लग्न को अशुद्ध समझकर 2 कुंडलियां इस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, जिसमें कि एक में लग्न आगे की ओर और एक में दूसरे की पीछे वाला लग्न। फिर उनमें उन्हीं लग्नों के अनुसार ग्रहों को बैठा दोनों कुंडलियों में स्थित ग्रहों के शुभाशुभ फल को जातक के जीवन पर घटित करके देखना चाहिए कि भाई तुम्हारे ऊपर कौन सा फल घटित हो रहा है। आप समझ रहे हो, वो खुद ही बोल देगा हाँ मेरा ऐसा है, मेरी मम्मी के मेरे साथ ऐसे में ये हो गया था, ये शारीरिक कष्ट हो गया था इस समय में। तो जो चीज उस पर घटित होगा, देखो ग्रहों का फलादेश पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल करेक्ट होता है, हर व्यक्ति पे। भगवान राम जी को भी ग्रहों ने नहीं छोड़ा, शनि ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो ग्रहों का फलादेश 7.5 ढैया में प्रभाव पड़ता ही है, ठीक है। फिर उनमें उन्हीं लग्नों के अनुसार ग्रहों को बैठाकर दोनों कुंडलियों में स्थित ग्रहों के शुभाशुभ फल जातक के जीवन पर घटित करके देखना चाहिए। उन दोनों में से जिस लग्न वाली कुंडली का फलादेश ठीक ठीक घटित होता है, उसी लग्न वाली कुंडली को ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वृषभ लग्न की कुंडली दी जा रही है, उसी के साथ वृषभ लग्न के आगे वाले मिथुन लग्न की कुंडली और एक पीछे वाले मेष लग्न वाली कुंडली भी दी जा रही है। इन तीनों कुंडलियों में जिस कुंडली में ग्रहों का फलादेश जातक के जीवन पर ठीक ठीक घटित होगा, उसी प्रकार जातक को जातक की शुद्ध लग्न वाली कुंडली माना जाएगा। अभी मैंने दोपहर में एक लाइव बनाया था, दोपहर में जब एक लाइव बनाया था थोड़ी देर पहले, तो मैंने वहां पे एक बात बोली थी कि इसकी जो मदर है, इस बच्चे की जो मम्मी है, इसकी 3-4 बहनें होंगी, मैंने बोली थी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कुंडली देखी है यहाँ पे एक पंडित जी की, उस कुंडली में भी मैंने बोला, मैंने कहा इस बच्चे की जो माँ है उसकी 3 बहनें होंगी या 4 बहनें होंगी। उसने बोला हाँ 3 बहनें। तो ये चीजें देख के पकड़ में आने से पता लग जाता है कि इस व्यक्ति का ये बुद्ध संबंधित या यही वाला लग्न है, ये सब भी पकड़ में आ जाता है। देखो इस बच्चे की माता का घर मंगल है, गुरु भी बैठा हुआ है, और जो है ना माता का घर, और इसका बुद्ध जो है राशि बुद्ध की हो गई है, चंद्रमा। तो चंद्रमा जो बुद्ध की राशि है, द्विस्वभाव मिथुन राशि, तो चंद्रमा माँ का कारक है। माँ के घर पे 2 अग्नि तत्व हैं, 2 मंगल भी और गुरु भी, और मंगल की राशि पे। इसका मतलब पता है कि इस बच्चे का जो कुटुंब परिवार है माता का, वो बड़ा है। मतलब इसके मम्मी के भाई बहन 7-8 हैं, ये पता लग रहा है यहाँ पे इस व्यक्ति की कुंडली में। तो कुंडली सही करना, ठीक करना, और उसमें ग्रहों की अगर कहता ना कि भाई देखो, पहली बात तो बताओ व्यक्ति को डेट टाइम पता रहता है अपना, उसके आधार पे चार्ट निकल के आता है। और मान लो अगर किसी व्यक्ति को डेट टाइम नहीं पता है, वहां उसको दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको सही करने के लिए आपको सारे तीनों आगे पीछे के लग्न का, समझ रहे हो, बिल्कुल फलादेश निकालना पड़ेगा। और नहीं तो उसका हाथ देखना पड़ेगा, उसका चेहरा देख के फिर फलादेश करना पड़ेगा। ये सब चीजें होती है। इनका पढ़ें क्या कह रही है। गुरुजी मेरा मकर लग्न 6th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड बुध है, तो है बुध कन्या राशि में सूर्य के साथ बैठा है, तो मेरे लिए क्या पन्ना पहनना ठीक? हाँ जी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुध 6th हाउस का भी लॉर्ड है। बेटा बुध अगर आपका भाग्येश का लॉर्ड है, समझ रहे हो, तो उसको दोष नहीं लगेगा 6th हाउस का होने का। और छठा घर जो होता है 6th हाउस, उसका खुद का काल पुरुष ब्रह्मांड की कुंडली में, और 6 नंबर लीवर किडनी का होता है, और उस घर का कारक ग्रह बुध भी माना गया है। ब्रह्मांड की कुंडली में काल पुरुष में वहां वाणी सिद्ध होती है व्यक्ति की, वो जिसको जो बोल देता है वो हो जाता है। तुम्हारा बुध बड़ा अच्छा है, वहां पे खराब नहीं है, सूर्य के साथ बैठा हुआ तो और अच्छा है, पन्ना पहन सकते हो। मूर्खता वाले, इतने दिनों से यही चीजें समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, फिर भी यही बात मेरे सामने लेके आ रहे हो।
यही तो पढ़ाता सिखाता हूँ इतने दिनों से मैं कि 6th हाउस 9th हाउस। लग्नेश पंचमेश भाग्येश को दोष नहीं लगता व्यय और रोगेश होने का, अष्टमेश होने का। लग्नेश पंचमेश भाग्येश को दोष नहीं लगता है अष्टमेश और षष्टेश और बेश होने का, ये भी समझ लेना, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है जी। चलो, मैं कुंडली नहीं देख रहा, ये तनिष बनिश वाली, अभी मैं यहाँ कुंडली देखने नहीं आया हूँ, मैं पढ़ाई कराने आया था, मेरी क्लास चल रही थी। ठीक है, वो क्लास हो गई खत्म आज की, आज इतना ही पढ़ा दिया। आज पढ़ाने वाला विषय था, आज ब्लैक बोर्ड वाला विषय नहीं था, आज ब्लैक बोर्ड वाला विषय नहीं था, आज पढ़ाने समझाने वाला विषय था, जिसको कि मैंने पढ़ा समझा दिया। ठीक है, जो पढ़ाने वाला विषय था आज मैंने बोल बोल के पढ़ा दिया, समझा दिया। मैं यहीं पे आया था, मैंने यहाँ लैपटॉप पे मोबाइल सब सेट किया था, यहाँ पे सब सेटिंग की मैंने यहाँ पे पहले, फिर उसके बाद मैंने देखा कि आज क्या मैटर है। तो उसमें जब मैंने विषय पढ़ा तो मैंने देखा आज जो है सब पढ़ाने वाला विषय है, समझ रहे हो, आज लिखवाने वाला कोई विषय नहीं है। और तो मैंने कहा मैं इसको पढ़वा दूं। ठीक है, संडे को दोबारा से मैं बेसिक का एक कोर्स चालू करूंगा, बेसिक सिखाऊंगा लाइव में, और मैं 3 से 4 घंटे सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा 2-3-4 घंटे, भले गैप देना पड़ेगा तो गैप दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर संडे को मैं पूरा बेसिक को बड़े क्लियर से सिखाऊंगा। संडे को 3-4 घंटे ज्योतिष सिखाऊंगा उस दिन, संडे को बेसिक मजबूत कर दूंगा। मतलब कुछ नए 2-3 बच्चे जुड़े हैं उनको लाइव में सिखाऊंगा। मैं पहले ही बोल दूं, मेरे पास ज्योतिष सीखने के लिए 3,333 रुपए की 1 महीने की फीस है, और 10,000 की 3 महीने की, 9 महीने मतलब 9,999 की 3 महीने की। 6 महीने अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीख जाए, मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि वो कुंडली देखना सीख जाएगा बढ़िया तरीके से, और विशाल विशाल फलादेश करने लगेगा, मतलब बहुत बड़े बड़े फलादेश। फलादेश में कैसे फलादेश कि भैया तेरे मम्मी पापा को घर में जो है ना ये पैरालिसिस मारने का योग है, या शुगर हो चुका है उनको, ये भी बता देगा देख के कुंडली। बीपी हाई रहता है, पापा चिड़चिड़े हैं, गुस्से स्वभाव क्या, ड्रिंक करते हैं, सब भी बता देगा। तो मतलब मैंने साफ बोल दिया कि मेरे पास कुंडली जो व्यक्ति सीख रहा है, अभी सीख रहे हैं मेरे पास कुछ बच्चे 12, 15, 14 ऐसे कुछ हैं, या 18, 16 ऐसे कुछ है, जो व्यक्ति भी सीख रहे हैं, मैंने उनको 6 महीने का बोला है। देखो मेरे पास इतनी विद्याएं सीखने वाली, सिखाने वाली, मैं एस्ट्रोलॉजी भी लूंगा, न्यूमरोलॉजी भी लूंगा, फेस रीडिंग भी लूंगा, फेस रीडिंग भी पढ़ाऊंगा, हस्तरेखा की भी पूरी प्योर नॉलेज दूंगा, पूरी दूंगा, मुझे भी थोड़ी सी लेनी है हस्तरेखा में, वो भी लूंगा और दूसरों को भी दूंगा। ठीक है, पूरी नॉलेज दूंगा, और उस पूर्ण नॉलेज को देने के बाद उनको मतलब पूरी सारी क्षेत्रों का पूरा लॉर्ड बना दूंगा कि भाई वो। और मैंने बोल दिया मेरे पास सिर्फ 6 महीने की फीस लगेगी, उसके बाद तुम साल भर सीखो, 1.5 साल सीखो, 2 साल सीखो, कोचिंग तो मैं कराता रहूंगा, विद्यार्थी तो मुझे नए मिलते ही रहेंगे, बंद तो मैं करूंगा नहीं, और मैं यहीं से अच्छा पैसा कमा लूंगा, कमा भी रहा हूँ, ये भी बता दो। 3,333 रुपए की अगर मैं फीस ले रहा हूँ एक व्यक्ति से, तो अगर धीरे धीरे मेरे पास विद्यार्थी बढ़ जाएंगे तो मेरा चल जाएगा खर्चा, और मेरे पास अपॉइंटमेंट भी रहती है दुनिया भर की। मेरा ये कहने का मतलब है कि क्लासेस में हमेशा चालू रखूंगा, और जो व्यक्ति मेरे से जुड़ गया है उसको मैं साल, 1.5 साल, 2 साल वो आराम से मेरे पास सीखता रहेगा। फीस उसकी 6 महीने की लगेगी, बस फीस उसकी बस 6 महीने की लगेगी, उसके बाद भी वो मेरे से सीखता रहेगा, कुछ ना कुछ ग्रुप में रहेगा, और उन लोगों के लिए अलग से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज में लेके आता रहूँगा। भाई देखो मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ाने में तो बहुत कुछ पढ़ा दूँ आदमी को एक ही दिन में, पर समय के अनुसार मेरे पास कुंडलियों का भी टाइमिंग रहता है, अपॉइंटमेंट का भी टाइमिंग रहता है, सब कुछ रहता है, तो उस आधार से मैंने बोला ना टाइम लगता है। अब आज जो मैंने ये चीज़ अभी बताई है, तो मैं ठीक 7:45 बजे नहीं बोलूँ, पर हाँ 7:45 के आसपास ही आया था, 1 घंटा हो गया पूरा ये पढ़ाने में। हेलो, तो समय लगता है किसी भी चीज़ को, टाइम 1-1 घंटे की लगभग क्लास रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास और बेसिक में तीन व्यक्ति मेरे पास नए जुड़े हैं। रोहित न्यूमरोलॉजिस्ट एक है, वो जुड़ा है, और एक और है, क्या नाम है उनका, पता नहीं क्या नाम है, वो जुड़ी हैं लेडीज़, और भी कोई ना कोई 1-2 बंदे, एक तो और लखनऊ से एक व्यक्ति है, उनका भी इस महीने नया बेसिक चालू करेंगे वो। तो और भी स्टूडेंट हो सकते हैं, तो जो भी स्टूडेंट है उनको अभी बेसिक में संडे को क्लियर कर दूंगा। संडे को 50-60 पेज का जो बेसिक है ना, पूरा कोशिश करूंगा उस दिन खींच दूं 2 भागों में संडे को। चलिए अभी मैं बंद कर रहा हूँ, आज की क्लास इतनी है, वो क्लास को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे सीरियल वाइज।